तो ये कोई कहानी का पार्ट नहीं है, थीम का पार्ट, इसको समझना जरूरी है। जैसे अगर मान लो मुझे कोई परेशान कर रहा है, परेशान तो हमेशा से कर रहा है, लेकिन मैं पलट के उसका मुंह कब तोड़ूंगा? जिस दिन मैं सक्षम हो जाऊंगा कि अब परेशान कर, और अब अगर परेशान कर दिया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वो क्लास जो पीजेंट्स की थी, लेकिन वो जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, थोड़ा सा ट्रेड वेड करके पैसा कमा ले, तो अब ये अमीर एरिस्टोक्रेट तो कहलाएंगे नहीं, लेकिन ये गरीब भी नहीं कहलाएंगे, तो देवर इन दी मिडिल। एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेसी मतलब तो ये कोई कहानी का पार्ट नहीं है, थीम का पार्ट, इसको समझना जरूरी है। और ये एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास जो थी ना कहीं इस एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास ने नेशनलिज्म के आइडिया को, नेशन स्टेट को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान करोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे, एलिजियंस मतलब होता है कि किसी से आपका एसोसिएशन, कॉमन एलिजियंस नहीं था, मतलब कि आप उसके टुवर्ड्स ऑब्लाइज नहीं थे, उसके तरफ आप झुके हुए नहीं थे। ऐसा एलिजियंस मतलब वो कि आप किसी से जब अपने आप को एसोसिएटेड महसूस करते हो, तो कॉमन एलिजियंस नहीं था। क्यों? क्योंकि सब लोग अलग अलग थे, वो तो इसलिए थे बस साथ में मतलब यहाँ पे वही बताया गया कि डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज कॉमन एलिजियंस टू द एम्पायर। तो वो एम्परर, वो सिर्फ एम्परर के तरफ थोड़े से क्या थे, एसोसिएटेड थे कि हमारा सबका राजा एक है, इसलिए हम एक साथ हैं। राजा मर जाएगा, कोई और राजा बन जाएगा तो हम उसके साथ हो जाएंगे, वैसा। तो आप जैसे यहाँ देखोगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जब इतनी डाइवर्सिटी थी, तो इतनी डाइवर्सिटी में लोगों के अंदर यूनिटी कैसे आएगी? तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो थे ना, वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे थे, इवॉल्व कर रहे थे। क्लास 9th में भी अपन ने पढ़ा था कि रेवोल्यूशन इसलिए नहीं आया कि रेवोल्यूशन की नीड थी, नीड तो हमेशा से थी, अत्याचार तो हमेशा से हो रहा था, लेकिन रेवोल्यूशन इसलिए आया क्योंकि लोग जो थे ना, अब उस अत्याचार के अगेंस्ट में आवाज उठाने लायक हो गए थे। जैसे अगर मान लो मुझे कोई परेशान कर रहा है, परेशान तो हमेशा से कर रहा है, लेकिन मैं पलट के उसका मुंह कब तोड़ूंगा? जिस दिन मैं सक्षम हो जाऊंगा कि अब परेशान कर, और अब अगर परेशान कर दिया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। समझ रहे हो? तो इट्स नॉट अबाउट पीपल आर रिवॉल्टिंग, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, एक थॉट दे रहा हूं मेरे, बस मेरे दिमाग में चल रहा है, प्रोसेस कर रहा हूं, तो मैं ऐसा शेयर कर रहा हूं। इसके पहले मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कभी, मैं बस पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी होता है ना, आदमी जब एक ही चीज को 10 बार पढ़ता है, उसको 10 एंगल से देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे भी वही बता रहा हूँ कि ये समस्या या फिर ये डाइवर्सिटी तो पहले से थी। रेवोल्यूशंस के टाइम पीरियड में ऐसा क्या हो गया कि डाइवर्सिटी खत्म हो गई, लोगों ने डाइवर्सिटी भूल गए, लोग एक साथ एकजुट हो गए, या फिर लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया, ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा ये हुआ कि लोगों की स्थिति बदल गई। वो मैं जो आपसे कह रहा हूं ना कि अगर आप मुझे कोई परेशान कर रहा है, तो वो तो पहले से भी परेशान कर रहा था, पहले मैंने जवाब नहीं दिया। मैं जवाब कब दूंगा? जब मुझे लगेगा कि अब मैं जवाब देने लायक स्थिति में होगी, मार के मारूंगा, एक घुसा मुंह में जोर से तो तोड़ दूंगा। तो वही यहाँ पे भी है कि लोग जो थे ना, वो लोग धीरे धीरे अपना स्टेटस इंप्रूव कर रहे थे। और जहां पे जो लिखा है दी एरिस्टोक्रेसी एंड दी मिडिल क्लास, तो इससे तुम्हें समझ में आएगा कि यूरोप में क्या पावर डायनामिक्स बदल रहे थे। तो यहाँ पे दो शब्द है आपके सामने, दी एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेसी मतलब राजा और राजा के बैंड बाजा, ठीक है। तो राजा और राजा के जो एसोसिएट्स होते हैं ना, वो एरिस्टोक्रेट्स कहलाएंगे, मतलब रूलिंग क्लास से जुड़े हुए लोग। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो पूरे यूरोप पे एरिस्टोक्रेट्स रहते थे, सेकंड क्लास के वो लोग, ठीक है, जो क्या थे, पॉलिटिकली सोशली डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। तो इस क्लास के जो मेंबर्स थे, ठीक है, द एरिस्टोक्रेट क्लास के जो मेंबर्स थे, तो ये लोग जो थे, तो दे वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। इन सबका जीवन जीने का तरीका एक जैसा था, ठीक है। दे कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स। तो उसका मतलब मैं बता रहा हूं तुम्हें, जैसे पूरा यूरोप है, कोई फ्रांस में रह रहा है, कोई जर्मनी में रह रहा है, कोई कहीं पोलैंड में रह रहा है, लेकिन अलग अलग रीजन में रह रहे हैं लोग, एरिस्टोक्रेट्स लोग, लेकिन इन सबका क्लास स्टेटस एक जैसा था। जैसे अमीर व्यक्ति है ना, तो अमीर व्यक्ति चाहे मुंबई में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे चेन्नई में रहे, अमीर का क्लास एक जैसा रहेगा कि उनके ब्रांड्स एक जैसे पहनेंगे, वो पैसे एक जैसे खर्च करेंगे, एक जैसे जीवन जिएंगे, है ना। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि तो डिस्पाइट द फैक्ट कि दे लिव इन द डिफरेंट रीजन, दे कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स, दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। तो इनके बड़े बड़े गांव होते थे, गांव में बड़े बड़े किले वगैरह होते थे, स्टेट्स होते थे, कंट्री साइड में टाउन हाउसेस होते थे, शहरों में घर होते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि पोलैंड में गए, रशिया में गए, रशिया की जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, तो रशिया के जो एरिस्टोक्रेट्स है ना, वो अगर मान लो फ्रांस के एरिस्टोक्रेट से मिल रहे हैं या फिर जर्मनी के एरिस्टोक्रेट से मिल रहे हैं, तो उनके जैसे इंग्लिश आजकल क्या है, इंग्लिश एक क्लास की लैंग्वेज है। अगर आप देखोगे तो जो एलाइट क्लास है इंडिया में, इनफैक्ट थैंक्स टू दी कह सकते हैं ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की, उन्होंने इंग्लिश सबको सिखा दी, लेकिन आज आप जैसे देखोगे ना, तो जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं तो वो रोते भी चिल्लाते भी इंग्लिश में है, ठीक है, उन लोगों का स्टाइल है इंग्लिश। तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे भी वही चीज बताई जा रही है कि एक कॉमन लैंग्वेज थी जिससे उनकी क्लास मेंटेन रहती थी, और वो कॉमन लैंग्वेज क्या थी? तो
डिप्लोमेसी के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, एक स्टेट दूसरे स्टेट के लोगों से बात करते थे एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। तो वो डिप्लोमेसी के लिए हाई सोसाइटी में फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज माना जाता था। साथ ही साथ क्या होता था, देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस। उनके जो परिवार थे ना, तो उनके परिवार आपस में जुड़े हुए रहते थे थ्रू टाइज ऑफ मैरिजेस। क्लास 9 में अगर तुम्हें ध्यान हो, फ्रांस का राजा लुइस 16, ऑस्ट्रिया की रानी मैरिया एंटोनेट, तो दोनों अलग अलग देश के ना, लेकिन स्टेटस दोनों का सेम है दोस्त। तो दोनों का ब्याह करवा दिया कि चक्कर चक्कर काट लो, घूम लो, विवाह संपन्न हुआ, स्वाहा। केस क्या हो रहा है कि देवर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस, शादी करवा देते थे आपस में। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। तो ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा लोग एरिस्टोक्रेट्स होंगे। एरिस्टोक्रेट्स लोग तो, रूलिंग क्लास के लोग तो कम ही होते थे ना, राजा और राजा के रिश्तेदार वगैरह तो कम ही होते थे, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप थे। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। और कंट्रीज में, यूरोप में, अलग अलग क्षेत्र में मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी थी? पीजेंट्स की थी। लेकिन उन पीजेंट्स के ऊपर दबदबा किसका था? एरिस्टोक्रेट्स का था। समझ में आया? क्योंकि इनके पास पैसा था, पावर था, तो उनका दबदबा था। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, while in eastern and the central Europe the pattern of land holding was characterized by the vast estates which were cultivated by serfs। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे पूरा यूरोप है तो ये बता रहे कि पूरे यूरोप में से जो वेस्टर्न यूरोप है ना, तो इस वेस्टर्न यूरोप में क्या है, खेती कैसे होती थी? बल्क ऑफ द लैंड वाज फाउंड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर। तो या तो वेस्ट में छोटे छोटे किसान खेती करते थे और वो किराए पे मजदूर रखे जाते थे, उनसे काम करवाया जाता था टेनेंट से। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें, ये सेंट्रल और ये ईस्टर्न यूरोप, तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में लेकिन क्या है, खेती का जो पैटर्न था, ठीक है, वो थोड़ा अलग था। लैंड होल्डिंग कैसी थी? इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टेट्स। तो बड़े बड़े खेत होते थे, बड़े बड़े खेत व्हिच वर कल्टीवेटेड बाय सर्फ्स। सर्फ्स क्या है, मैंने कल भी बताया था, जैसे किंग की किंगडम होती है ना, तो वैसे ये एरिस्टोक्रेट्स जो होते थे, ये राजा तो नहीं है, राजा के लोग हैं, लेकिन इनके पास बहुत बड़ी जमीन है, तो जमीन पे अपने अंदर में क्या करते थे? गुलाम रखते थे, और इन गुलामों को कहा जाता था सर्फ्स, सर्फडम। समझ में आया? इन गुलामों को कहा जाता था सर्फडम। तो ये सर्फ जो थे वो काम करते थे। व्हाट माय पॉइंट? ये सर्फ जो थे काम करते थे खेतों पे, और इस तरह से क्या होता था? सिस्टम चलता था। बताइए, क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ में आई, क्लियर हो गई एकदम झन्नाट तरीके से? तो ये अपन ने क्या देख लिया? ये अपन ने एरिस्टोक्रेट्स के बारे में देख लिया। तो एरिस्टोक्रेट्स तो आपको समझ में आ गया। ये मिडिल क्लास कहां से आ गई सर? बीच में कहां से क्लास आई? तो मिडिल क्लास वाला टॉपिक वही टॉपिक है जो आपने क्लास 9th में पढ़ के आए हो। यस यस, ठीक है, यू अंडरस्टूड इट वेरी राइट। क्या कि वो क्लास जो पीजेंट्स की थी, लेकिन वो जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, थोड़ा सा ट्रेड वेड करके पैसा कमा ले, तो अब ये अमीर एरिस्टोक्रेट तो कहलाएंगे नहीं, लेकिन ये गरीब भी नहीं कहलाएंगे, तो दे वर इन दी मिडिल। अब ये जो बीच के लोग थे ना, इन लोगों के पास पैसा था, तो इन्होंने शिक्षा ली तो इन्होंने सवाल उठाए, तो उससे एक मिडिल क्लास इमर्ज होकर आई, जो कि आगे जाके रेवोल्यूशंस, आगे जाके न्यू आइडियाज, आगे जाके कंट्री बनने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि स्टोरी एक चल रही है, और इस चैप्टर में स्टोरी के साथ साथ थीम्स भी चल रही हैं, तो वो थीम अपन पकड़ते चलेंगे।